Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. This is your mentor Arzu Kakkar. Let's start with today's session जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे these articles. जल्दी से आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि आज के आर्टिकल्स में क्या कुछ होने वाला है, क्या कवर करेंगे. हम बात करेंगे वाइडनिंग स्किल गैप इन द जॉब मार्केट. तो ये आपका आर्टिकल जीएस पेपर 3 से लिंक होता है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से नहीं, मेंस के लिए बहुत यहाँ पर कंटेंट है, तो यू कैन कनेक्ट इट विद दैट. एनपीएस वात्सल्य स्कीम जीएस पेपर 2 प्लस प्रीलिम्स. स्पॉटेड डियर डेफिनेटली प्रीलिम्स, फिशेस इन न्यूज. सो दिस क्वाड समिट जो होने जा रही है 21 ऑफ सितंबर को, यानी कि आज, तो हम इस मीटिंग के बाद क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे. लेकिन इस समिट का जो रेलिवेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, उसके क्वाड ग्रुपिंग के बारे में जान लेते हैं आज. ठीक है, तो ये आपके जीएस पेपर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड विल टॉक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, डिफेंस के पर्पज से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्पज से, और अपना जीएस पेपर 3 से यू कैन कनेक्टेड विद. सो ये आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है. जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है तो वो भी कराओ. फिर ये आर्टिकल शुरू करती हूँ. अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, लाइक बटन दिख रहा होगा, उसको फटाफट से दबा दीजिए, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन गिव योर फीडबैक्स विद रिस्पेक्ट टू द लेक्चर्स. ठीक है, तो चलिए, विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली लॉन्च किए हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम. ये जो हमारी एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम है उसी का ही एक्सटेंशन है, लेकिन ये बच्चों पे फोकस करती है. अब एनपीएस वात्सल्य स्कीम के अंदर क्या होगा? पहले तो जो माइनर सिटीजन्स हैं, मतलब जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, हु इज एन इंडियन सिटीजन, एनी माइनर सिटीजन हु इज एन इंडियन वन, वो एलिजिबल है. दोनों, बच्चा भी या फिर पेरेंट हो या गार्डियन हो, दे मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स एंड दे कंप्लाई विद द केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन एंड केवाईसी रिक्वायरमेंट्स. काम क्या होता है कि क्या चलता है इसके अंदर? देखो, अकाउंट खोल सकते हो चाइल्ड के नाम पे. अकाउंट कैन बी ओपन माइनर के नेम पे, वही बच्चे के नाम पे, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? पेरेंट्स या फिर गार्डियन. और अनटिल दैट चाइल्ड टर्न्स 18, द चाइल्ड इज द बेनिफिशियरी. तो सेविंग्स जो है वो किसके लिए हो रही है? बच्चे के फ्यूचर के लिए हो रही है. तो सी, स्कीम कैन बी ओपन थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए. तो ये स्कीम के लिए आप यू कैन ओपन दी अकाउंट. इसमें मेजर बैंक्स आ जाते हैं, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड. सो पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है ये. यू कैन ओपन दीज अकाउंट थ्रू दीज ऑथोराइज प्लेसेस, एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू ओपन इट ऑनलाइन वाया ईएनपीएस प्लेटफॉर्म. इस स्कीम को रेगुलेट कौन करता है? पेंशन फंड, जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट पेन ले लूं. हाँ, PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, oversee all the NPS related activities. Now as far as contribution is concerned ना, जो सब्सक्राइबर है यानी कि पेरेंट या फिर गार्डियन, दे नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट ₹1000 पर एनम. 1000 रुपए साल का आपको देना है अकाउंट में. कोई अपर लिमिट नहीं है हाउ मच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट. तो पेरेंट कैन इन्वेस्ट एज मच एज दे वांट, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से. तो अब इसके अंदर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है बेसिकली. दैट स्कीम्स अलाउज दैट सब्सक्राइबर टू चूज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन, मतलब वो कितना रिस्क दे आर विलिंग टू टेक और कितना रिटर्न वो होप कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कॉर्पोरेट डेट, इक्विटी. सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. नाउ एज फार एज थिंग इज कंसर्न, on attaining the age of majority, the plan can be converted into a normal NPS अकाउंट. जब बच्चा 18 साल की उम्र रीच कर जाएगा तो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट, एनपीएस जो रेगुलर एनपीएस अकाउंट है, विदाउट एनी हैसल आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. अच्छा, अगर पैसा निकालना हो तो 3 साल के बाद अकाउंट खोला, उसके 3 साल के बाद आप 25% जो है वो निकाल सकते हो ऑफ द टोटल अमाउंट. अब देर के ये जो विड्रॉ होगा, दैट दे आर अलाउड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, मतलब एजुकेशन के खर्चे के लिए हो गया, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, या फिर डिसेबिलिटी हो गई. If the child has a disability of more than 75%, जब बच्चा 18 का हो जाता है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं.
अगर टोटल सेविंग्स इट इज अप टू 2.5 लाख तो आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अगर टोटल सेविंग्स 2.5 लाख से ज्यादा है तो 20% विड्रॉ कर सकते हो और बाकी 80% जो है दैट कैन बी यूज फॉर एन्युटी। इट कैन बी यूज टू बाय एन एन्युटी, मतलब ऐसा लगा लीजिए इट्स लाइक अ प्लान दैट गिव्स अ रेगुलर इनकम थ्रू एनपीएस। सो 20% ऐसे, 80% ऐसे। अच्छा, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, इफ द पेरेंट और अ गार्डियन पासेज अवे, तो एंटायर अमाउंट दैट इज सेव्ड इन द अकाउंट वो नॉमिनी को चला जाता है। मतलब कि आप लगा लीजिए जो चाइल्ड के गार्डियन है ऐसा। अगर गार्डियन ऑल्सो डाइज, सो जो न्यू गार्डियन जो होगा दैट मस्ट बी असाइंड आफ्टर कंप्लीटिंग द न्यू केवाईसी, तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, फिर उसके बाद ये हो सकता है। अगर बोथ पेरेंट पास अवे, द लीगल गार्डियन विल मैनेज द अकाउंट जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, और कोई फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन, नो फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो पॉलिटी के लिए सेशंस ढूंढ रहे हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? श्रीराम्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पे फ्री में आपको ये सेशंस मिल जाएंगे विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल अमाउंट। ठीक है, आप अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटी के लिए हो, चाहे वो स्पून फीड सेशंस हो, आप ये भी रेफर कर सकते हो। मान लो कोई सिंगल करंट अफेयर के टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, नहीं समझ आ रहा है, तो वैसे उसको आप सर्च करिए और यहाँ आपको सेशन पे ये सेशन मिल जाएंगे। ये है सिंगल टॉपिक की बात, बट इसको ये मत समझिएगा कि स्पून फीड सेशंस हैं या कोई सिंगल टॉपिक करंट अफेयर का कवर कर लिया तो करंट अफेयर हो गया। कोई सेशन किसी भी सेशन का सब्सटीट्यूट बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मार्क माय वर्ड्स कि डेली न्यूज़ एनालिसिस जो है उसको ज़रूर देखें, और नाम ही सेशन का डीएनए है तो डेली देखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यूज़ ये कह रही है कि यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister of India has approved the development of next generation launch vehicle NGLV। तो हमारे जो यूनियन कैबिनेट है, जो हमारे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, एक नया रॉकेट दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो। मोर पावरफुल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा देन दिस करंट LVM-3। अभी ये यूज होता है। ये जो NGLV है, ऑब्वियसली पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यू विल बी एबल टू कैरी 3 times मोर वेट इनटू द स्पेस एज कंपेयर टू द करंट रॉकेट। तो यू कैन लॉन्च हेवियर सैटेलाइट्स नाउ, लार्जर पेलोड्स, राइट। अब हाँ, एक तो है कि देयर इज ऑल्दो इट कैन कैरी मोर, बट द कोस्ट विल बी ओनली बी, यू कैन से स्लाइटली हायर, 1.5 times higher than the current one. तो that way also it is relatively more efficient. अच्छा, यहाँ पर ना it will also have reusability, मतलब NGLV will have a reusable first stage। इसका मतलब रॉकेट के पार्ट होता है, तो इसके अंदर this part can be used again, it can, मतलब ओवरऑल जो कोस्ट है ऑफ सेंडिंग थिंग्स इनटू स्पेस वो भी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ रीयूजेबिलिटी फैक्टर। और ये रॉकेट यूज करता है नॉड्यूलर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। अच्छा, मैक्सिमम पेलोड कैपेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, इट विल कैरी अप टू 30 tons टू लो अर्थ ऑर्बिट, जो वो रीजन है स्पेस का दैट इज क्लोज टू अर्थ, राइट। So this development will involve Indian industries also from the beginning. Indian industry participate कर रही है. The companies will help build and invest in the manufacturing capacity that is needed for the production. एक बार once the development phase is complete, so you will be ready to support the operational use of it, right? तो एक seamless transition to the operational phase जो है वो फिर allow कर दी जाएगी जब you will complete the development phase. ठीक है। अच्छा, ये NGLV will be demonstrated with 3 development flights with the target of 96 months for the completion of the development phase. मतलब it will go through 3 test flights D1, D2, D3 to make sure कि अच्छा it is ready for use. तो गोल यही है, you complete the entire development in 96 months, मतलब आप लगा लो लगभग 8 साल। अब इसके लिए फंडिंग की बात करूं
8,240 करोड़, दिस इज द टोटल अमाउंट दैट इज अप्रूव्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट. एंड इसके अंदर जो पैसा है, दिस मनी विल कवर द डेवलपमेंट कोस्ट, 3 टेस्ट फ्लाइट, सेटिंग अप दोज नेसेसरी फैसिलिटीज, मैनेजिंग द प्रोग्राम, एवरीथिंग वो इसके अंदर आ जाता है. नेशनल मिशंस के लिए, कमर्शियल मिशंस के लिए NGLV विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, right? It will enable the national and commercial missions including the launch of human space flight missions to भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. तो वहां पर भी इसका सिग्निफिकेंस है. सेंडिंग स्पेसक्राफ्ट ऑन लूनर एंड इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस, तो दैट ऑल्सो will be carried out. Launching communication and earth observation satellites into low earth orbit, ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है. तो इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी. यू विल मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, यू विल मेक इट मोर एडवांस. तो नेशनल स्पेस प्रोग्राम को भी हेल्प मिल गया, कमर्शियल स्पेस कंपनीज को भी. सो यू आर बेनिफिटिंग द एंटायर स्पेस सेक्टर इन द कंट्री. तो NGLV विल हेल्प इंडिया कैरी आउट द इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस, जैसे एस्ट्रोनॉट सेंड करना, एक्सप्लोरिंग द मून एंड द प्लैनेट्स, लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स. तो इंडियंस की स्पेस इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो करेगी और आपकी ओवरऑल कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है जी. हर एक चीज सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है. इफ यू वो देखो, शेर है, डियर नहीं है, वो भी गलत है. अगर ओवर पॉपुलेटेड स्पॉटेड डियर हो गए तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग स्ट्रेस टू द हैबिटेट एंड यू आर गोइंग लाइक, आपके इकोसिस्टम में जो बैलेंस है वो हिल जाएगा, है ना. तो बोथ वे अराउंड, ना होना भी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है. सो ओवर पॉपुलेटेड स्पॉटेड डियर इन मध्य प्रदेश पेंच टाइगर रिजर्व आर स्ट्रेसिंग द हैबिटेट. तो यहाँ रीलोकेशन एफर्ट्स लगाने हैं टू बैलेंस द इकोसिस्टम. अच्छा, एक चीज है, पेंच टाइगर रिजर्व आपका होमवर्क है, मैप बेस्ड है, मैंने बहुत बार कवर करवाया हुआ है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. नॉट अ बिग टास्क. प्लीज मेक श्योर दैट आप जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसको कर लें, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें, फालतू का मत समझे. तो इसीलिए साथ साथ जो जो टाइगर रिजर्व आता जाता है वो साथ साथ कवर करते जाएं. तो लोकेटेड इन द मैप एज वेल, पेंच टाइगर रिजर्व. ठीक है. मैं आपके साथ बात करूंगी डियर के बारे में. अब मुझे ना न्यूज से ही पता चल गया, ओवर पॉपुलेटेड है तो मतलब IUCN स्टेटस में तो लीस्ट कंसर्न है. ठीक है. स्पॉटेड डियर बोलते हैं, चीतल बोलते हैं, मोस्ट कॉमन डियर की स्पीशीज है इन दी इंडियन फॉरेस्ट. ये इसका साइंटिफिक नेम है, एक्सिस एक्सिस. इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये नेटिव है. इट इज नेटिव टू एशिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, कुछ पाकिस्तान, यहां आपको ये दिख जाएंगे. ठीक है. 35 इंचेस टॉल है, 187 पाउंड का लगभग वेट है, रेडिश ब्राउन कोट है एंड वाइट अंडरबेली. दोनों जेंडर्स, मेल एंड फीमेल्स, हैव स्मॉल वाइट स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी, इसीलिए स्पॉटेड डियर बोलते हैं. ये आप देख भी सकते हो, तस्वीर से ही समझ आ रहा है. ठीक है जी. IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न में है, सोशल एनिमल है और हर्ड ग्रुप में ये चलना पसंद करते हैं. 10 से 50 का आपको इनका एक ग्रुप देखने को मिलेगा. दे यूजली लिव इन हर्ड्स ऑफ 10 to 50 मेंबर्स, राइट, जिसमें इट इंक्लूड्स 1 or 2 मेल्स, बाकी रेस्ट बीइंग द फीमेल वंस. यंग डियर होते हैं, 20 से 30 साल इनका लाइफ स्पैन रहता है. एंड एक चीज याद रखना, दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक, राइट. मतलब males and females, yes, they look different. Males are bigger than females. Only male deer have antlers. ये बहुत important point है, right? जो antlers हैं, they are curved. They have 3 branches. They can grow up to 3 feet long, right? तो ये आपको ध्यान में रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वाड की. पहले तो ये 4 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स. नहीं लगता कि चाइना को काउंटर किया जा सकता है ऐसे. क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, दिस 4th क्वाड समिट जो कि 21 सितंबर यानी कि आज होने वाली है विल्मिंगटन में. इट इज अ मेजर इवेंट फॉर द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US होगा. ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जिस हिसाब से अभी ग्लोबल चैलेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, इट इज कमिंग एंड सच अ लीडरशिप
जो भी लीडरशिप चेंजेस भी हुए हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हुए हैं, तो उस टाइम पे इस मीटिंग का होना डेफिनेटली यू विल गेट नंबर ऑफ पॉइंट्स आउट ऑफ इट जब इसमें डिस्कशंस आएंगी। तो ऑल अराउंड इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस क्वाड ग्रुपिंग का मकसद यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन, जहां चाइना खड़ा हो जाए, वो कहता है कि ये मेरी जगह है ना, तो वो मैनेज करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, कॉपरेशन मेंटेन करना, स्ट्रैटेजिक एरिया है तो ट्रेड, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स के लिए इंडो पैसिफिक रीजन तो बहुत जरूरी है कि वहां कॉपरेशन और स्टेबिलिटी हो। तो ये 4 देश आपस में आते हैं, अपनी पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे आप रीजनल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हो। रीजनल चैलेंजेस मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी। यहां पॉइंट्स मैं आपको दूंगी, आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। मैरीटाइम सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और चाइना के इन्फ्लुएंस को, ठीक है। तो ये जो क्वाड लीडर्स सबमिट होने जा रही है, द 4th वन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, क्योंकि इसमें होगा क्या मीटिंग के बाद, तो डेफिनेटली जब आएगा तो आर्टिकल तो हम बात करेंगे ही, सही आज हो रही है। सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। मैंने आपको पहला ही बताया कि ये तब हो रही है जब पॉलिटिकल लीडरशिप यूएस में, जापान में शिफ्टिंग, राइट। सो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया वॉज सपोज टू होस्ट दिस समिट, बट हाँ, ड्यू टू यू कैन से बाइडेन्स इलेक्शन कमिटमेंट्स, इट अलाउड द यूएस टू होस्ट इट। तो ये क्या दर्शा रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी जो है क्वाड मेंबर्स के अंदर, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स चैलेंजेस, ये दर्शा रहा है। हर एक चीज कुछ डिपिक्ट कर रही है। अब दूसरी बात ये है कि लीडरशिप चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन क्वाड की जो प्रायोरिटीज हैं वो सॉलिडिफाइड हैं, स्पेशली जब ये इस टाइम पे यू आर फेसिंग अनसर्टेनिटीज, राइट। अभी मैंने समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में बात करी थी कल परसों। जो ये ग्लोबल इंपॉर्टेंट ग्लोबल मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अलॉन्ग साइड ही ये सबमिट हो रही है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि क्वाड वांट्स टू अलाइन इट्स रीजनल गोल्स विद दैट ब्रॉडर ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। तो क्वाड विल डिस्कस हाउ यू कैन एड्रेस बोथ ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज एट द सेम टाइम। तो जो एजेंडा है इस समिट का, वो अगर मैं बात करूं तो इंडो पैसिफिक फोकस मेन एजेंडा रहने वाला है। इंपॉर्टेंट एरिया है, मैंने बताया ना, ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। कैसे आप मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस लेकर आ सकते हो, मेक श्योर कि कंट्रीज इस रीजन के अंदर दे बेटर अंडरस्टैंड, दे मॉनिटर व्हाट्स हैपनिंग, right? Quad may also launch a maritime legal dialogue. ये भी हो सकता है, और इंडिया प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन दिस एफर्ट, राइट। सो जब होगा तो डेफिनेटली आई शेयर। दूसरा, सी द क्वाड इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द सिक्योरिटी, बट आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो लोगों के बेनिफिट के लिए। Building a space-based climate warning system in Mauritius. Quad is working on these projects, setting up open radio access network. You can write it down. Open radio access network. Supporting these off-grid solar projects in Indo-Pacific islands. कैसे आप you can boost education in science, technology, engineering, mathematics. इसमें भी Quad also wants to. Quad is there. क्वाड इज बिकम, मैंने आपको बताया ना, यूनिफाइड रिस्पॉन्स है टू ग्लोबल चैलेंजेस। चाइना का जो एजर्टिव एक्शन है इन साउथ चाइना सी, इन द ब्रॉडर इंडो पैसिफिक, इग्नोर करना इंटरनेशनल रूल्स को, सिक्योरिटी कंसर्न आते हैं, तो एक क्वाड इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इट ऑल्सो। एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स है, और पीसफुल और स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन कैसे बनाना है, ठीक है। सो दिस समिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आएगी जो हाइलाइट्स होंगे, विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इंडिया की जॉब मार्केट की कुछ बातें हैं जो हमारा आज का लास्ट आर्टिकल रहने वाला है। लेट्स टेक दिस। India's job market is experiencing an increasing divide between low skilled and high skilled employment. अगर आप पिछले 20 सालों में देखो, सर्विस सेक्टर जो है, स्पेशली ये जो फील्ड है आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, वो एक्सपैंड हो रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज देखो, फुटवेयर देखो, विच इज mostly offering low skilled jobs, they are not growing much, they are facing stagnation. So job market के अंदर एक increasing divide आ रहा है between low skilled and high skilled employment. ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि कुछ सेक्टर तो थ्राइव कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग वेल पेइंग जॉब्स, बट दूसरे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे कि डिस्पैरिटी आती है इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं आपको करंट ट्रेंड बताऊं, करंट ट्रेंड सर्विस सेक्टर, पहला आईटी, बैंकिंग, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी, इट कंट्रीब्यूट्स 50% टू इंडियाज जीडीपी, इट प्रोवाइड्स जॉब टू 30.7% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया इज ग्लोबल लीडर इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज। पैंडेमिक के टाइम चैलेंजेस आए, बट सर्विसेज सेक्टर रिकवर्ड क्विकली इन 2022-2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक 40th। सर्विस सेक्टर अट्रैक्ट करता है मोस्ट ऑफ द एफडीआई। तो ये है सर्विस सेक्टर। अच्छा, फिर एक और, सॉरी फॉर दिस, ये कल का, जस्ट अ मिनट। हाँ, सर्विस सेक्टर के बाद नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग। लेट्स टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। Now, as far as manufacturing sector is concerned, manufacturing in India remains stuck at around 14% of GDP, 14%। जो गवर्नमेंट का टारगेट है 25% का, उससे भी थोड़ा सा कम। ये जितना फास्ट इस सेक्टर को ग्रो करना चाहिए ना, उतना कर नहीं रहा है, जिसकी वजह से हाई स्किल और लो स्किल जॉब्स और ज्यादा वाइडन हो रही हैं। बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज फॉलिंग बिहाइंड। देखो, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन द सर्विसेज सेक्टर टू क्रिएट जॉब्स फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। मोर इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग, नीड्स टू ग्रो ताकि वो जॉब्स मिले, राइट। सो करंट ट्रेंड जो है वो मैंने आपके साथ बताया कि सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का एक बिग पार्ट प्ले कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ना कहीं स्टक है। जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पहला तो ये है स्टैग्नेशन जो है ना। देखो, मैं बताती हूं आपको, एक्सपोर्ट में ना इम्बैलेंस है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है ऑफ सर्विसेज, दे आर डूइंग वेल। गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर ओनली 1.8% ऑफ द ग्लोबल गुड मार्केट, 1.8%। इम्बैलेंस है, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, द डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट इन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ड्यू टू इट्स स्लो ग्रोथ, imbalance between the services and the goods export. That is why you see a shift towards high skilled jobs, reduction in the export related jobs. तो jobs creation जो है वो भी लिमिट हो जाती है कि नहीं। So these are certain points. What we need to do is, you have to decentralize the community action for skills identification. Find potential workers, match them with the industries that need that specific skill at local level. क्या skills डिमांड में है वो देखो। Meet the needs of manufacturing sector more effectively. Education, health, skill training, employment opportunity, ये combined approach है, ये करो, right? India can improve its integration into global value chain by lowering its tariffs, simplifying the trade process. ये भी एक solution है। Invest कर सकते हो skill development के अंदर, that is also one solution. There can be number of solutions. So you can let me know in the comment section. आज के इस सेशन के लिए इतना ही. We'll meet you on Monday with other articles. Till then, take care. Good luck. Good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning everyone. All the best. Thank you.